हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके लाइक्स और कमेंट देख के काफ़ी खुशी हुई। मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने आप से, क्योंकि अभी शुरुआत है और इस शुरुआत में आपका हमसफ़र होना एक उपलब्धि है मेरे लिए कि मुझे हौसला मिला इस चीज़ के लिए जिससे मैं घबरा रहा था। तो ये धीरे धीरे इस प्यार को जो है ऐसे बढ़ाना है और एक दिन जो है ज्योग्राफ़ी के आगे गुजर जाना है। तो ऐसा जो है ज्योग्राफ़ी कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे कि इन फ्यूचर फिर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं मैं ऐसा दे पाऊँ और आशा करता हूँ आपसे कि आपका ढेर सारा प्यार मिलता रहेगा। तो हम उस कड़ी में आज सेकेंड लेक्चर जो है आज जानेंगे। बेसिक मैं बताऊँगा नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था पहले थोड़ा सा यूनिवर्स की बात मैंने करी थी कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जो है उससे संबंधित जो तथ्य थे, जिसमें थियरी हमने बताया था आपको कि बिग बैंग थियरी हो गया, जिसको जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि भाई विस्फोट के कारण इस समस्त सृष्टि की संरचना हुई। तो उसके बाद से जब यह सृष्टि की संरचना हुई तो उसमें असंख्य गैलेक्सी का निर्माण हुआ, जिसको हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। उन मंदाकिनियों में वो मंदाकिनियाँ के निहारिकाओं का जन्म हुआ। ठीक है, निहारिका क्या होती है? नेबुला जो होती है धूल आदि के कण का एक बादल होते हैं जो दूसरे तारों की प्रकाश की वजह से चमकते रहते हैं। उसके बाद ग्रहों की रचना हुई, उसमें उपग्रह। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको समझना बहुत, कह लीजिए यूनिवर्स को समझना हम शायद समझते हैं कि अभी तक तो मनुष्य ने आदिकाल से वर्तमान समय तक वो इस पर परीक्षण कर रहा है। अभी तक इसकी इतिहास को और इसके स्कोप को नहीं समझ पाए, लेकिन हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सौरमंडल क्या है। तो बस इतना आप याद रखिए, सूर्य के साथ जितनी भी उसकी चीज़ें उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं तो इसको हम सौरमंडल कहते हैं। यानी सूर्य के अलावा जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो उपग्रह सूर्य का अपने ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चक्कर लगा रही हैं। तो सवाल एक ये है कि क्या सूर्य स्थिर है या वो भी गतिशील है। तो दोस्तों, संसार में कोई भी चीज़ हो वो गतिशील है, स्थिर नहीं है। तो सवाल ये है कि ग्रह तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो सूर्य जो चक्कर लगाता है उसी को हम कहते हैं मंदाकिनी यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? ये असंख्य तारों का समूह है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे दुग्ध मेखला, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसका शेप आप देख सकते हैं डिस्क की तरह है, स्पाइरल है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये घूमता हुआ जो सर्कुलर शेप में आपको डिस्क शेप में दिख रहा है, उसी को हमने कहा कि भाई ये सर्पीलाकार हमारी मंदाकिनी है, जिसका नाम हमने रखा दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं। तो ये मिल्की वे जो है इसकी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है इसकी डायमीटर है। हमारे जो दुग्ध मेखला है इसमें क्या है कि सूर्य जो है एक कोने पर है। तो यानी सौरमंडल जो है, सूर्य जिसके चारों सौरमंडल जो है कोने पे है और सूर्य जो है यही दुग्ध मेखला के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है। तो जो सूर्य चक्कर लगा रहा है इस दुग्ध मेखला को, वो लगाता है 25 करोड़ वर्ष में। उसी 25 करोड़ वर्ष को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले इस बेसिक पे। मंदाकिनी किसको कहते हैं? तो असंख्य तारों का समूह। जैसा कि मैंने बताया आपको, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक को हमने कहा सर्पीलाकार, दूसरा होता है दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल होता है, और तीसरा जिसका कोई निश्चित आकार ना हो। ठीक, तो सर्पीलाकार में दुग्ध मेखला है। और कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि पृथ्वी के नज़दीक जो दूसरा हमारा गैलेक्सी, उसका नाम क्या है और उसका आकार भी जो है वो सर्पिलाकार है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा उसका नाम क्या है। दीर्घवृत्ताकार में नाम नासा रखते हैं, जो नासा के लिए या जो भी इसका नामकरण किया जाता है, तो उसमें ESO 325G004 नाम दिया गया है उसका, जो दीर्घवृत्ताकार है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, और अगला है अनियमित आकार के मंदाकिनी यानी गैलेक्सी। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो अनियमित आकार के हैं, जिनका कोई शेप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है गैलेक्सी। ठीक है, और जिसमें हम रहते हैं यानी जिसमें सौरमंडल है उसका नाम है दुग्ध मेखला। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में, हमारे जो
मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या है, तो आंसर है दुग्ध मेखला। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर वाइट जैसा है, इसलिए इसको जो है यह मेखला कहते हैं, जैसे जस्ट लाइक अ स्पाइरल। तो इसीलिए इसको हम जो है मिल्की वे कहते हैं, दूध की तरह दिखने की वजह से। अब सवाल यह है कि मैंने जैसे बताया कि मंदाकिनियों में निहारिका होती हैं, तो मंदाकिनी में जो निहारिका होती हैं वो धूल आदि के कण होती हैं। इन्हीं निहारिकाओं से फर्दर, यानी ये जो निहारिकाएं होती हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि हमारे सौर मंडल का या सूर्य का या ग्रहों का या इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। दोस्तों, मंदाकिनी बना किससे? ब्रह्मांड के विस्फोट से, यानी कि बिग बैंग हो गया, अब बन गया मंदाकिनी। मंदाकिनी जस्ट लाइक एक बम फटा, बूम हुआ, धुआं धुआं चारों तरफ है, उन धुआं में चारों तरफ हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि गैलेक्सी का निर्माण हुआ। अब वो गैलेक्सियों में निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत सारी उसमें धूल के कण हैं, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है निहारिका। अब ये क्या होता है कि यही धूल कणों से कहा गया कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो सवाल ये कि हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे? तो आइए कुछ थियरी जानते हैं। सबसे पहले कि वो थियरी है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको हल्के से याद रखना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। तो हमने कहा कि जैसे धूल के कण हैं, तो एक इमैनुअल कांट थे, इन्होंने कहा कि ये जो निहारिकाएं हैं, धूल कण हैं, ये जब ब्रह्मांड यानी का निर्माण हो रहा था, यानी हमारे सौरमंडल का निर्माण होता, तो ये क्या थी? स्थिर थी, और इनका जो मूवमेंट था वो शून्य था, यानी कि एकदम बादल जो धूल आदि के कण हैं स्थिर हैं, जिसका तापमान 0 केल्विन था। आप भी जानते हैं ये फिजिक्स का लॉ है कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर जो एटम मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो 0 हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 0 केल्विन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है पहुंचने के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ एटम ये नहीं हो पाता है कि वो रुक जाए। और उस टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे या -273 कहते हैं जिसको डिग्री सेंटीग्रेड में, उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इमैनुअल कांत ने कहा कि इनिशियल स्टेज में ऐसा था, तो इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया उसको हम कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में गैस था। तो अब न्यूटन्स लॉ की बात करें, उन्होंने किताब लिखा था, लंबा चौड़ा नाम है, 4-5 लाइन का है, जिसमें लास्ट में आता है न्यूटोनियन लॉ, यानी न्यूटन के नियम से, ग्रेविटेशन का जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, जैसा कि न्यूटन ने कहा है कि जब भी कोई दो द्रव्यमान होगा, किसी भी उसका वैल्यू का अगर मास है, द्रव्यमान है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जो आप जानते हैं F = G m1m2/r²। जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, F = G m1m2/r², जिसमें G को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और m1 क्या है? किसी भी वस्तु का मास है, कोई भी हो, m2 दूसरे वस्तु का है, r क्या है? उन दोनों के बीच की दूरियां हैं। तो न्यूटन ने कहा भाई अगर कोई दो मास होंगी तो पक्का उसमें कोई ना कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसी नियम को उन्होंने अप्लाई कर दिया। कहा कि वो मास के बीच अट्रैक्शन होने लगा, खिंचाव होने लगा, और धीरे धीरे वो क्या करने लगी? पास आने लगी और एक दूसरे पे जस्ट लाइक जमने लगी। यूँ समझिए एक के बाद एक तह बनने लगा। तो आप भी जानते हैं कि जब द्रव्यमान बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तापमान बढ़ने लगा, और इसी तापमान बढ़ते 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 करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया। और सब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई नाभिकीय संलयन की, तारों का निर्माण शुरू हुआ, उन तारों से यानी सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य के बाद से ग्रहों का उनसे निर्माण हुआ। ये हाइपोथेसिस इन्होंने दिया, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसा था जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, बहुत सारी इसमें फ्लॉज थी। तो उसको फिर इसको सही किया। तो दोस्तों जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। उन्होंने कहा यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, स्टेबल स्टेट में तो फिर वो काम नहीं करेगा, बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, वो थे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था लाप्लास। उन्होंने कहा कि नहीं, इनिशियल स्टेज पे वो जो गैस के गोले थे वो हाई टेम्परेचर पे थे, और इन्होंने कुछ प्रॉब्लम को शॉर्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो प्रॉब्लम को इन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया यहाँ से, लेकिन फिर भी उन्होंने तो उस हाइपोथेसिस को हमने कहा नेबुलर हाइपोथेसिस। जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसको कहा गया नेबुला। तो अभी मैंने बताया ना, जैसे नेबुला, निहारिका, निहारिका क्या होती है? मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल आदि के कण। तो उन्होंने कहा, इसी पर उनको कहा गया, उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था उन्होंने कहा था नेबुलर
हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस, अभी ये लास्ट में लिखवा देते हैं किसने क्या दिया है, तो बहरहाल पहले समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है समझना। उन्होंने कहा यार नेबुला थे यानी कि निहारिकाएं थी जो मंदाकिनियों में पाई जाती थी, यानी कि इस गैलेक्सी में हमारी पाई जा रही है। वो जो गैस के गुब्बारे थे, जो बादल थे, वो क्या थे, गर्म थे इनिशियल स्टेज पे। तो उसके बाद इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि इसके बाद से धीरे धीरे सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य के बाद पृथ्वी वगैरह सबका निर्माण हुआ उनसे, ठीक है भाई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इनके साथ भी रह गई कि उन्होंने जो डिफिनीशन दिया उसमें सवाल ये उठा कि भाई ठीक है सूरज तो बन गया, ये ग्रह कैसे बने, 9 ही या 8 ग्रह ही क्यों बने और ये घूमने क्यों लगे, इन सब चीज़ों का वो एक सेटिस्फाइड कोई जवाब नहीं दे सके। तो लाप्लास फिर भी अप्रोच इन्होंने बढ़ाया और उसके बाद से बहुत सारे हाइपोथेसिस आए, जिसमें एक और नाम आता है टाइडल हाइपोथेसिस। तो टाइड का मतलब क्या होता है, अगर देखें आप, टाइड जो होता है, तो जो टाइड होता है इसको हम कहते हैं ना ज्वार भाटा, ठीक है, तो उसको कहते हैं ज्वारीय परिकल्पना, ठीक, टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो टाइडल हाइपोथेसिस जो जेम्स जीन्स थे इन्होंने दिया था, और इन्होंने कहा कि जो टाइड यानी ज्वार है, यानी कि उन्होंने माना कि यार एक सूर्य था जो आज हमारा है, इसको प्रिमिटिव उन्होंने बोला, और एक और बड़ा इससे तारा था जो इसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, यानी सूर्य की तरफ, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर ये सूर्य हमारा है, सन है, और एक कहा उन्होंने कि बड़ा सा तारा था जो ऐसे जा रहा है, सपोज़ करिए वो ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है, और सूरज यहाँ पे है। इन्होंने कहा कि जब ये मूव करने लगा तो क्या हुआ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अभी माना था, मैंने कहा था ना न्यूटन लॉ से क्या लगेगा, F=G m/m², यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो ये बड़ा है यानी इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगेगा, तो इसने क्या किया, सूरज में से कुछ भाग जो है निकाल दिया, ठीक। और सूरज में से जब कुछ भाग निकाला तो सूरज के ऐसे कुछ शेप ऐसे हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे इतना भाग कट गया और इससे 8 प्लैनेट बन गए और बाकी सारी चीज़ें बनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बन गई, तो इसको उन्होंने कहा कि भाई टाइडल हाइपोथेसिस, कुछ हद तक तो सही है। चलिए अब यहाँ प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि ठीक है भाई, आप कहते हैं कि ये सूरज का कुछ हिस्सा निकल गया और उसके बाद से ग्रह का निर्माण हुआ, तो सवाल ये उठता है कि ये बाद में जो निकला हुआ पोर्शन है क्यों इतने भागों में बटे, 8 भागों में ही क्यों बटे, ग्रहों से उपग्रह कैसे बने, ये सारे जवाब फिर नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन कुछ अप्रोच इन्होंने आगे बढ़ाया, तो फिर इसको, और रसेल ने कहा कि यार देखो एक तारा मत लो, ठीक है, इसको मिटा देना, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड रसेल ने जो हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने कहा यार नहीं, देखो सूरज एक था, एक बीच में एक था, एक कोई मान लीजिए कि स्टार है, कोई तारा है, एक और तारा है, और एक और तारा है, ठीक है। मान लीजिए स्टार ये फर्स्ट मान लीजिए, स्टार सेकंड मान लीजिए, स्टार थर्ड मान लीजिए। उन्होंने कहा जो इसको हम बोलते हैं बाइनरी हाइपोथेसिस, जिसमें 2 तारे थे, एक तारे को इन्होंने क्या किया, पुल किया, खींचा इससे, तो ये जब तारा है ये बीच वाला, ये क्या किया, ये जो है ग्रेविटेशनल के कारण खींचता चला गया और ये बट गया, ठीक। ऐसे ग्रहों में बाकी जो ये कंपेनियन स्टार था जो आ रहा था, ये वापस चला गया कहीं, मान लीजिए ये आ रहा था, जा रहा था, चला गया, ये हमारा सन है जो आज का है, और ये कोई एक और सूरज उन्होंने मान लिया, इसको इन्होंने कहा कंपेनियन स्टार, ठीक है, जो दूर से आ रहा था, जो हमारा, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि ये तो भाई चला गया अपना, इसमें से निकाल के सूरज अपना सन अपना खींचा, और बीच में जो है, तो ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि ऐसे बन गए हमारे ग्रह। फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे इससे। तो बस आपको ये जानना है, जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं उसमें कंसेप्ट में बता रहा हूँ, उसको जानना नहीं है बहुत डीप से, दिया कौन है ये याद रखना है। लास्ट में एक
और क्लोजली जो दिया था वो सुपरनोवा हाइपोथेसिस दिया था, उनका नाम था हॉयले। तो जो हॉयले ने दिया था, उन्होंने कहा यार ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में एक सूरज था, एक पहले लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सूरज था, एक और स्टार था कोई, ठीक है। ये क्या होता है आप जानते हैं कि स्टार जो होते हैं, तारे होते क्या हैं, तारे आप अभी डेफिनेशन में लिख भी दूंगा। तारे वो होते हैं जो स्वयं प्रकाशवान होते हैं और जो ऊर्जा के स्रोत वो खुद होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो तारों की जब डेथ होता है, यानी कि मरते हैं वो, तो वो 2 प्रकार से डेथ होता है उनका, जिसमें एक होता है कि वो ब्लास्ट कर जाते हैं और यानी कि फट जाते हैं वो, ठीक। तो उस विस्फोट को, यानी तारे के देहांत के समय फट जाना, मर जाना, उसी को हम कहते हैं क्या चीज़, सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट होता है, उसके बाद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक होल में, ठीक है। ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया था, आप जानते होंगे, चंद्रशेखर ने 1930 में, बाद में उनको नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए दिया गया था, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ब्लैक होल की संकल्पना दिया था। तो बाद में ये तो उन्होंने कहा कि यार ये स्टार जो था ये ब्लास्ट हो गया, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, और जो इसमें से पदार्थ निकले, कुछ भी निकला, जो भी निकला, वो क्या होने लगे, सूरज के इस सन के चारों तरफ रोटेट करने लगे, और उसके ये बहुत सारे होंगे, और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण, यानी जो बड़े आकार के थे, धीरे धीरे अपने में समाते, दूसरे छोटे छोटे पिंडों को समाते गए और अपना इलाका साफ करते गए, और उसके बाद से ये ग्रहों में बट गए और उनके उपग्रहों में बट गए वगैरह। बाकी जानते होंगे आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड घूमते हैं, क्यूपियर बेल्ट है जो कि आप नेपच्यून के बाद देखने को मिलेगा। तो ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ और ये सारी चीज़ें घूमने लगी, ये कुछ और जो है मॉडल के करीब लाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको बता दिया कि कैसे इस सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो सोलर सिस्टम का निर्माण एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखेगा जो सोलर सिस्टम है, यानी सौर मंडल के निर्माण से हाइपोथेसिस हैं। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे गैसीय परिकल्पना है। अभी आपको मैंने बताया कि इसको दिया था कौन भाई, तो इसको दिए थे इमैनुअल कांत, ठीक है। इमैनुअल कांत ने दिया था, ठीक। इमैनुअल कांत ने बताया था गैसीय परिकल्पना में कि पहले क्या था, गैस का गुब्बारा था, ठीक है, नेबुला था। उसके बाद से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री केल्विन पे था, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हुआ, फिर उससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है भाई, ठीक है। यानी कि इस दुग्ध मेखला में कहीं पे एक गैस का गुब्बारा है, गैस का बादल है, बाद में वो सौरमंडल में बदल गया, ठीक। नेबुला हाइपोथेसिस, यानी कि जैसे मैंने बताया सेम परिकल्पना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 0 केल्विन पे कहा, इन्होंने कहा नहीं उच्च ताप पर है। और ये कौन दिया था आपको बताया मैंने, एक मैथमेटिशियन थे, वो थे लाप्लास। लाप्लास ने कहा कि नहीं भैया, वो जो नेबुला था वो इनिशियली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे था, जिससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है भाई। उसके बाद से ज्वारीय परिकल्पना को, जैसे मैंने बताया था कि जो ज्वार होता है वो क्या होता है, सूर्य से कुछ भाग का निकल जाना, यानी कंपेनियन स्टार था, एक हमारा सूरज है, दूसरी तरफ से बहुत बड़ा तारा आ रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाला, उसके बाद से वो चला गया अपना तारा जिसको जहाँ जाना था। इसमें से जो हिस्सा निकल गया ग्रहों का और बाकी खगोलीय पिंड के सौरमंडल में हमारा निर्माण हुआ। तो टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो दोस्त इसने दिया था, तो जेम्स जीन्स ने दिया था, ठीक है। तो जेम्स जीन्स ने दिया, ठीक है भाई। सबकी कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो अगला आया। फिर उसी को एक लोगों ने परिवर्तन कर दिया, कहा कि यार ये बताइए, एक तारा होगा, उससे निकला, तो बीच में जुपिटर बड़ा कैसे हो गया, बाकी 4 जो ग्रह हैं वो ठोस हैं, छोटे हैं, बाद के 4 बड़े हैं, गैसीय हैं, ये कैसे पॉसिबल है, बीच में कैसे बड़ा हो गया। निकलेगा तो या तो बराबर होंगे सब, या तो जो सूर्य के जो कंपेनियन स्टार है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो उसकी तरफ बड़ा भाग होगा, बाकी सूर्य की तरफ सब छोटे होंगे, लेकिन बीच में कैसे, तो ये नहीं बता पाए। तो फिर बाइनरी जो सिस्टम जो उन्होंने दिया, ये दिया था रसेल ने, ठीक है। रसेल ने कहा यार एक नहीं 2 तारे थे, ठीक है, 2 तारे थे,
दो अलग अलग हैं, बीच में कोई और तारा है, इन्होंने खींचा इसको तो ग्रह दो तरफ निकल गए, बीच में जुपिटर बड़ा हो गया। इसको रसेल ने कहा बाइनरी परिकल्पना। उसके बाद से जो है हायले ने कहा कि ना भैया ऐसे काम नहीं हो पाएगा तुम लोग से, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार जो सुपरनोवा है यानी तारा जब मरता है तो उसके पास ऊर्जा नहीं रहती है तो वो विस्फोट कर जाता है, उसके बाद से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो चारों तरफ फैल गई चीज़ें, उसी से जो है धीरे धीरे वो हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसको किसने दिया था? तो हायले ने दिया था। तो ये तो रहा हमारा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के निर्माण से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं। फिलहाल हम इतना ही जानेंगे। आपको याद क्या करना है? तो जो परिकल्पना है उसको किसने दिया है, ये बस इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ टाइम देता हूँ, आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा कि हाइपोथेसिस कौन सा किसने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों सौरमंडल जैसा हम पढ़ रहे हैं, हमने बता दिया आपको कि क्या क्या इसमें हाइपोथेसिस था, क्या परिकल्पनाएं थी, कैसे निर्माण हुआ। तो आते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। तो सौरमंडल का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन, या इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने पहले ही कहा है कि हम पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, रटने वाला नहीं। तो कह रहा है कि सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोल पिंडों यानी कि जो भी जितने भी ग्रह वगैरह है सब जो चक्कर लगा रहे हैं सामूहिक रूप से इन्हें सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। या सिंपली छोड़ दीजिए, डेफिनेशन छोड़िए। सूर्य है, ठीक है, उसके चारों ओर जो भी दिमाग में आ रहा है चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, वही सौरमंडल है, बात ख़त्म। दूसरा है कि भाई सौरमंडल में एक तारा है जिसको आप जानते होंगे सूर्य हम लोग कहते हैं। तो तारा होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं तारे, ये बेसिक जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये जान लीजिए। वैसे जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान लें कि तारा क्या है। स्वयं चमकदार गैसीय गोलाकार अधिक द्रव्यमान का खगोलीय पिंड होता है, ठीक है। जो ऊर्जा का जो स्रोत उसको मिलता है, जहाँ से वो ऊर्जा पाता है, उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है, उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियर फ्यूज़ का मतलब होता है क्या होना? जुड़ना, किसी चीज़ का दो या दो से अधिक चीज़ों का जुड़ जाना। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द दे दिया? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का हिंदी होता है नाभिक, ठीक है, यानी किस चीज़ का जुड़ना? तो नाभिक। तो नाभिकों के जुड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो जो तारे होते हैं स्वयं प्रकाशवान होते हैं, ऊर्जा के स्रोत वो खुद होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो सवाल ये है कि ऊर्जा का स्रोत यानी कि उनका प्रमुख स्रोत क्या है और किस प्रक्रिया से उनको ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों जो तारे का ऊर्जा का स्रोत होता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, उसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ये सूर्य की ऊर्जा का प्रकाश का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, चलिए और बता देते हैं इसको अच्छे से थोड़ा सा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है भाई? तो दो या दो से अधिक नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक के निर्माण की प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से आप एक को कहते हैं 1s2, ठीक है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है इसमें फिर जोड़ दीजिए, यानी 2 हल्के नाभिक हो गए। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, जानते होंगे। ये जब मिल जाएगा तो बनाते हैं हीलियम के नाभिक यानी 2He4, ठीक है। देख लीजिए 1 1 2 2 सही है, 2 2 4 सही है।
ये प्रक्रिया ही, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि दो जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और जिसमें ऊर्जा बहुत विशाल मात्रा में निकलेगी और इसी प्रक्रिया से तारों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है उसमें तारे जो है अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। तो अब सवाल ये पूछा जा सकता है सिंपली कि ये बताइए तारों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे देंगे कि भाई ये बताइए हाइड्रोजन से ही तो ऊर्जा मिल रही है, यानी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए उनको। तो लगभग मान के चलिए, मोटा मोटी मान लीजिए तो 72% जो होता है सूरज में यानी तारे में हाइड्रोजन होते हैं, 26.5% जो होते हैं ये हीलियम होता है और बाकी अन्य जो है 2.5 या जितना भी आया है समझ लीजिए अलग अलग में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है उसका हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो ये हो गया तारा। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, हाँ एक क्वेश्चन है या कह लीजिए कि तारा से आते हैं कुछ चीज़ें, थोड़ी सी फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि न्यूट्रॉन तारा किसको कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन तारे नाम से समझ होंगे कि न्यूट्रॉन ही केवल उसमें होता है। जब तारे की डेथ होती है यानी विस्फोट होता है तो उसके बाद क्या होती है ना, तारे की जो मास है वो कोलैप्स कर जाती है एक जगह। ऐसे समझिए कि एक सपोज़ करिए कि गुब्बारा आप ले लीजिए, बड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे उसी को समझ लीजिए। अगर वो कोलैप्स यानी फट जाए तो क्या होता है कि जो गुब्बारे का जो मैटर है उसका आप वज़न कर लीजिए, उसका द्रव्यमान उसको तौल लीजिए। मान लीजिए सपोज करिए एक आपने तारा लिया, एक आपने गुब्बारा लिया छोटा सा, ठीक है, उसका वेट मान लीजिए आप 100 ग्राम है। सपोज कर लीजिए कि 100 ग्राम का द्रव्यमान आपका उसका गुब्बारे का है। इसमें आपने हवा भर दिया है मान लीजिए कि 2 ग्राम, ठीक है, यानी 102 ग्राम टोटल इसका वेट है। मैंने कहा कि इसकी हवा को निकाल दीजिए, तो हवा जब निकलेगी तो बड़ा आकार था गुब्बारे का, सपोज कर इतना बड़ा है, अगर वो छोटा होगा तो बहुत एक पेन की इसकी साइज़ के बराबर होगा, यानी इस आकार से कहाँ चला है, इस आकार में। तो सवाल ये क्या इसके मास में चेंज होगा, क्या इसका द्रव्यमान चेंज होगा? तो आप जानते होंगे कि मास इज ऑलवेज कन्वर्ज, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी द्रव्यमान जो है ना तो उत्पाद उसको बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा उसका मास। चलो भाई ये निकल जाओ, गए हवा निकल गई, बचा कितना, आपने कहा उसका मास कांस्टेंट है 100 ग्राम, लेकिन उसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, पहले बड़ा था। तो सपोज करिए स्टार था वो सबसे पहले बड़ा था, जब वो कोलैप्स कर जाएगा तो उसका मास जो था द्रव्यमान है टोटली एक जगह आके सेंट्रलाइज एक फुटबॉल के आकार में हो जाएगा। तो ये जो तारा बन गया, इसी तारे को हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, जिसमें केवल न्यूट्रॉन होते हैं। इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन तारे का अगर 1 चम्मच आप उसमें से निकाल लें तो जितना वज़न माउंट एवरेस्ट का है 1 चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वज़न हो जाएगा, यानी उतना भार उसका द्रव्यमान होगा। तो न्यूट्रॉन तारा काफ़ी सघन होता है, छोटा होता है। तो आप चाहें तो उसकी डेफिनीशन नोट कर सकते हैं कि हाँ भाई न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ठीक है। तो उसको पल्सर भी कहते हैं न्यूट्रॉन तारे को, ठीक है। तो सवाल ये है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, पल्सर क्या है, ठीक है। तो पल्सर क्या है, तो ये उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाले तारे होते हैं, उच्च चुंबकीय, ठीक है, उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाले तारे होते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, उच्च चुंबकीय होंगे, ठीक है, घूम रहे होंगे, और इसी तारे को हम कहते हैं पल्सर, ठीक है। जो तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, जिसे न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आते हैं, ये आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रह, नेक्स्ट हेडिंग है ग्रह। तो दोस्तों अब आते हैं, तारा हो गया तो ग्रह क्या है। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे का क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये ग्रह जो होते हैं ये स्वयं प्रकाशवान नहीं होते हैं, ऊर्जा के लिए किसी तारे पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि पृथ्वी की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई, तो आप कहेंगे कि सूर्य है।
तो सूर्य ही से तो जो हमारे आती है प्रकाश, उसी से पौधे जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करती हैं, उससे वो ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ठीक है। उसके बाद से शाकाहारी, शाकाहारी से फिर मांसाहारी होते हुए ये ऊर्जा का साइकिल चलता है, जिसे लिंडमैन ने 10% रूल भी दिया था। तो आप जानते होंगे कि जो पूरी पृथ्वी है या कोई भी ग्रह होगा, उसके लिए जो ऊर्जा का स्रोत होगा तारा होगा। लेकिन अगर IAU की बात करें, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की हम बात करें, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंग्लिश में इसको कहते हैं IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके अनुसार ग्रह के इन्होंने 3 परिभाषा दिया। 2006 की बात है ये, ठीक है। ये जो परिभाषा थी इन्होंने 2006, और क्यों दिया भाई, क्या ज़रूरत हुई? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक मुद्दा था प्लूटो का, कि प्लूटो ग्रह है कि नहीं है, क्योंकि 9वां जो ग्रह है हमारा वो प्लूटो था। तो सवाल ये कि ठीक है भाई, आप प्लूटो को मान लीजिए ग्रह, लेकिन मैटर फंस गया कहाँ, तो एरिस को भी मान लीजिए ग्रह। क्यों? क्योंकि एरिस जो है प्लूटो से भी बड़ा है। जो एरिस है, जो बौना ग्रह है, ये प्लूटो से भी बड़ा है, तो फिर इसको भी ग्रह मानिए। तो जब आकार की, पहले आकार के आधार पे और सूरज के चक्कर लगाने वाले थे तो उनको माना जाता था ग्रह। तो जब नेपच्यून के आगे हम बढ़ते हैं तो एक बेल्ट मिलता है जिसे कूपियर बेल्ट भी कहते हैं। तो कूपियर बेल्ट में बहुत सारे खगोलीय पिंड इसके चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। यानी कि नेपच्यून के बाद ही तो प्लूटो आता है, तो एरिस वगैरह इसमें है। तो कहा गया कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि भाई देखो, हम 3 डेफिनेशन देते हैं, इसको जो फॉलो करेगा हम ग्रह मानेंगे। इसी वजह से प्लूटो बाहर हुआ। पहला कंडीशन दिया उन्होंने कि जो भी ग्रह हो एक निश्चित रास्ते को फॉलो करे, यानी ये नहीं हो कि वो आज इधर है डिस्को डांस करते हुए कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो है एक ही डांस करिए लेकिन सही डायरेक्शन में करिए, यानी एक आपका नियमित, एक निश्चित कोई आकार हो जिस पथ पर आप उस हमेशा चलते हो, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने कहा यार देख, जैसे उन्होंने कहा कि भाई पथ को ना काटे, तो जानते हैं प्लूटो जो है नेपच्यून के रास्ते को काटता है चलते हुए, तो इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी ग्रह हो वो उसका शेप जो है गोलाकार होना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कहेंगे कि गोलाकार हो, तो आप जानते होंगे कि मार्स और जुपिटर या फिर कूपियर बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड्स हैं वो या कूपियर बेल्ट में है, ये इनकी आकार नियमित नहीं है, अनियमित आकार के हैं, पिंड हैं, वे घूम रहे हैं चारों तरफ। तो अब ये सब के सब जिनकी आकार अनियमित है, बेकार, वो सब बाहर हो गए ग्रह से, उनको भी ग्रह नहीं मानेंगे, तो ये सब के सब बाहर हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त गोलाकार भी के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी ऐसा ना हो कि इतना कम भी हो, गोलाकार तो है लेकिन द्रव्यमान बहुत कम है, तो उसको भी हम नहीं मानेंगे ग्रह है। अब यहाँ क्वेश्चन ये कि द्रव्यमान कितना हो, तो मान के चलिए मार्स का जो द्रव्यमान हो एटलीस्ट उतना होना चाहिए, उससे कम पे नहीं लेंगे हम उसको। नेक्स्ट है कक्षा के चारों ओर के जो पड़ोस है उसको साफ़ कर देना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर ग्रह है, ठीक है, अब ये ना हो कि ग्रह चल रहा है तो साथ में पूरा बटालियन लेके चल रहा है पीछे पीछे नेताओं की तरफ, फिर बहुत सारे लोग भी उसके साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसकी बात हो रही है, अपने पथ, यानी जिसके राउंड ऑफ, यानी जिस पथ को फॉलो कर रहा है, इसमें इकलौता वो सुपीरियर होना चाहिए, उसके अलावा कोई डोमिनेंट उसमें नहीं होना। उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह के चक्कर चारों ओर लगा रहे हैं, कुछ भी लगाए, लेकिन ग्रह जिस रास्ते का चक्कर लगा रहा है उस रास्ते पर भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। ग्रह के चारों ओर भीड़ हो, उसके चक्कर लगा रहे हों, जैसे आप शनि ग्रह में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि ग्रह जिस रास्ते पर सूर्य की चक्कर लगा रहा है उस पर भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। ये तीसरा शर्त दिया और इसी के आधार पर प्लूटो को बाहर किया गया। वर्तमान में ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कितने ग्रह हैं, तो 2006 से पहले 9 माने जाते थे, 6 के बाद से कहा गया कि अब 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में 8 हैं, आने वाले वक्त में 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हो सकता है 6 भी 7 भी हो जाए। फ़िलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि फ़िलहाल में 8 हैं, ठीक है। तो फिर जब प्लूटो को निकाल दिया गया तो उसको कहाँ रखा गया, उन जिनको जो ग्रह की तरह ही होते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं लेकिन ग्रह के आकार के नहीं होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, सेरेस हो गया, आइरिस हो गया, प्लूटो हो गया, मेकमेक हो गया, ये सब के सब जो है क्या है, बौने ग्रह हैं। किस जगह पे ये पाए जाते हैं और जिस जगह पाए जाते हैं इनको कहा जाता है कूपियर बेल्ट, ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है, कूपियर बेल्ट कहते हैं, ठीक है, मैंने शायद सही लिखा है, उम्मीद करते हैं। तो कूपियर बेल्ट होता है जिसमें यह पाए जाते हैं, प्लूटो, एरिस वगैरह।
अब सवाल ये है कि इन बौने ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप ग्रहों में तो जानते हैं कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। बौनों ग्रह में जो सबसे बड़ा है वो है एरिस। ठीक है, तो एरिस जो है यह सबसे बड़ा बौना ग्रह। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन यहीं से घुमाता है और लोग इसी में खाते हैं धोखा। ठीक है, तो आप धोखा ज़िंदगी में बहुत खाए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में मत खाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ धोखा होता है तो फिर दिक्कत होने लगती है रिज़ल्ट में। ठीक है, फिर रुसवाइयाँ होती है बहुत सारी। तो उससे बचने के लिए क्या करिए कि कभी भी सवाल जब दिया जाए तो सवाल पढ़िए अच्छे से। कभी कभी अरे सबसे बड़ा ग्रह लाओ, जुपिटर कहाँ है, बृहस्पति ढूंढेंगे सबसे, लेकिन उसके साथ देखिए कहीं बौना तो नहीं लगा है। अगर कह दे सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, तब आप कहेंगे कि साहब एरिस है। ठीक है, तो एरिस जो है सबसे बड़ा है। तो सवाल ये प्लूटो कितने नंबर पे आता है, तो प्लूटो जो है सेकंड नंबर पे आता है। प्लूटो दूसरा सबसे बड़ा क्या है, बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ये हमने डेफिनेशन आज बात किया। देखिए पहले मैं आपका बेसिक बिल्ड करूँगा, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे कंटेंट पर आऊँगा तो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बुनियाद हैं, जिस पे हम बहुत बड़ा और बहुत शानदार महल बनाएंगे ज्योग्राफी का। लेकिन इससे पहले आपकी ये बेसिक हम जानते, हो सकता है बहुत से लोगों को आता हो या लगता हो कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं आगे चल के एक आगे काम आएगा जब हम पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे ग्रह या और जो हमारे सूर्य है और उसके साथ ग्रह। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे आपको उस कंटेंट को बनाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उस कंटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। उसके बाद एक एक करके ग्रह और सूर्य के साथ एक एक ग्रह को पढ़ा जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते रहे हैं सारे क्वेश्चन को। और उसके बाद से हम सीधे इंटर कर जाएंगे अपनी पृथ्वी पर, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारी जियोमॉर्फोलॉजी का कोर, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, इस पर जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं और ग्रह से संबंधित जो हमारी थियरीज़ हैं और जो भी उससे पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो भूलिएगा मत, आपका प्यार नहीं मिलेगा तो फिर हमें जो है थोड़ी सी तकलीफ़ होगी इस बात का दोस्तों। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।